तो हेलो गाइस, मैं आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी व्लॉग्स की नई वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो मेरी काफ़ी 1 महीने के बाद आ रही है, बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिला। तो आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एलाइजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये MBBS पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। और MBBS सिलेबस से प्रेरित है, बट बाकी पैरामेडिकल वाले जो जितने BSc MLT PPT नर्सिंग वाले लोग हैं वो भी इससे पढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ एलाइजा टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि एलाइजा, इसके बारे में प्रिंसिपल और बाकी चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट ये आया कहाँ से, टर्म या फिर कैसे इवॉल्व होकर ये चीज हम जहाँ पर इस पर आज हम पहुंचे। तो अगर ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले 1941 के अंदर, साइंटिस्ट के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना याद रखने की जरूरत है, बट एक ये चीज देखेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ है टेस्ट। तो 1941 में क्या हुआ, अल्बर्ट एच कून्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडी के ऊपर उन्होंने फ्लोरोसेंट कंपाउंड को टैग किया टू डिटेक्ट करने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या है या फिर किसी भी टिश्यू सेक्शन में क्या किया है। ये चीज आगे चलकर किस चीज में, ये टेक्निक आगे चलकर किस चीज में डेवलप हुई, इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर। तो याद रखना कि 1941 के अंदर एल्बर्ट एच कून फ्लोरोसेंट कंपाउंड टैग किया किसके ऊपर, एंटीबॉडी का। ये टेक्निक आगे चलकर क्या बनी, इम्यूनोफ्लोरोसेंस। देन इन 1960 के साइंटिस्ट कौन से हैं, रोजलिन सोसमैन एंड सोलोमन बर्सन। इन्होंने क्या किया, सेम एंटीबॉडी के ऊपर, यहाँ पर पहले जैसे ऊपर फ्लोरोसेंट कंपाउंड लगा था, इन्होंने क्या किया, एंटीबॉडी के ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्होंने टैग किया। ये टेक्निक आगे चलकर किस चीज में डेवलप हुई, रेडियो इम्यूनो एसे के अंदर जाके डेवलप हुई। नाउ इन द ईयर 1971 जहां पर ये ब्रेक थ्रू हुआ, यहाँ पर कौन से दो साइंटिस्ट हैं, तो इसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा फॉर एन एग्जांपल। देखिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए। ईवा एंगवाल एंड पीटर पर्लमैन। ईवा एंगवाल एंड पीटर पर्लमैन, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, एलाइजा टेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, एंटीबॉडी के ऊपर क्या टैग किया, एंजाइम टेस्ट किया। तो इस तरीके से आप एक हिस्ट्री ब्रीफ याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है, 41 के अंदर इम्यूनोफ्लोरोसेंस आ रही है, देन रेडियो इम्यूनोस आ रहे हैं, एंड 1971 के अंदर एलाइजा टेस्ट आया। देन सब्सिक्वेंट ईयर्स में जैसे 1976 में एलाइजा के डिफरेंट वेरिएंट्स आते चले गए, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, ये इस तरीके के आगे आगे डेवलप होता गया। अब आज करते करते हम लेटेस्ट जनरेशन एलाइजा तक। ओके गाइस, तो हम हिस्ट्री के बाद आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्क्राइब करें कि एलाइजा है क्या, तो एलाइजा हमारा एक तरीके का क्या है, एंजाइम इम्यूनो एसे है। तो एंजाइम इम्यूनो एसे क्या होता है, ऐसे हर एक टेस्ट जिसके अंदर आप एंटीजन या एंटीबॉडी को ढूंढें सीरम के अंदर, किसकी मदद से, एंजाइम सबस्ट्रेट सिस्टम की मदद से अगर ढूंढें, तो उन सभी टेस्ट को हम किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम इम्यूनो ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब एलाइजा एंजाइम इम्यूनो ऐसे का एक एग्जाम्पल है। अब एंजाइम इम्यूनो ऐसे दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनस एंजाइम इम्यूनो ऐसे एंड हेट्रोजीनस एंजाइम इम्यूनो ऐसे। डिफरेंस क्या है, होमोजीनस एंजाइम इम्यूनो ऐसे का मतलब क्या है कि एलाइजा टेस्ट को करने के लिए एक किट होती है। अगर मान के चलिए आपको किसी सॉल्यूशन या सीरम के अंदर फॉर एन एग्जांपल ओपिएट्स, कोकेन या कोई ड्रग की कंसेंट्रेशन ढूंढनी है, और उसके अंदर आप एक ही स्टेप के अंदर सारे के सारे रिएजेंट डालें, तो उस तरीके के टेस्ट को हम कहते हैं होमोजीनस एंजाइम इम्यूनो ऐसे। बट हेट्रोजीनस, ये जनरली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी ढूंढने के लिए हम ये वाला करते हैं, तो ज़्यादा हम पढ़ते हैं। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है कि अगर आप सीरम के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी ढूंढें और टेस्ट को सीक्वेंशियल वे में चीज़ें डालें, रिएजेंट्स को सीक्वेंशियल वे में डालें, स्टेप बाय स्टेप डालें, तो उस तरीके के एंजाइम इम्यूनो ऐसे को क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस एंजाइम इम्यूनो ऐसे। नाउ एलाइजा के ऊपर आते हैं। एलाइजा, अगर इसकी डेफिनेशन बोलनी पड़े तो आप डेफिनेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आप इसको डेफिनेशन को बोलने के लिए 3 पार्ट में तोड़ दीजिए कि एलाइजा क्या चीज़ है। सबसे पहले ये एक ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम सेकंड पॉइंट क्या यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर यूज्ड एंटीबॉडी लिंक टू एंजाइम। तो इसके अंदर क्या करें, इट इज एन लेबोरेटरी टेक्निक जिसके अंदर हमने क्या यूज करी है, एंटीबॉडी जिसके ऊपर क्या लिंक्ड है, एंजाइम हमने लिंक किया है। किस चीज के लिए लिंक किया, फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से, ये सीरम के अंदर से हमें कोई सब्सटेंस डिटेक्ट करना है, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, आइदर एंटीजन
एंटीबॉडी, कोई ड्रग, कोई हार्मोन, कोई ग्रोथ फैक्टर, ये हमारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो आप डेफिनेशन को अगर पूरा करके बोलना चाहें तो ELISA इज एन लेबोरेटरी टेक्निक इन विच वी यूज एंटीबॉडी लिंक टू एंजाइम फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सीरम। तो ये हमारी डेफिनेशन बनती है। नाउ नेक्स्ट कम टू द प्रिंसिपल। तो ELISA जो है इसका प्रिंसिपल मेनली 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान से पढ़ने होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इसके आगे आने वाले टाइप्स के अंदर सारी चीजें इन्हीं चीजों के ऊपर टिकी हुई है। तो ये बेसिक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 3 प्रिंसिपल क्या है, कोई क्या ELISA टेस्ट किन चीजों के ऊपर आधारित है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है। सबसे पहला क्या है कि ELISA टेस्ट के अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है, इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन। तो इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब इसको तोड़ देंगे तो इम्यूनो का मतलब कहीं पर भी आ जाए, इम्यूनो का मतलब हम बात कर रहे हैं आइदर अबाउट एंटीजन या एंटीबॉडी के अंदर, एंड सॉर्बेंट फंक्शन मतलब ये एंटीजन आइदर एंटीजन या एंटीबॉडी एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये, तो इसको टोटल मिला के कह देते हैं इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन। तो ये एब्जॉर्ब किस चीज के ऊपर हो रहे हैं, तो ये हमारी ELISA प्लेट के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो जिस ELISA को हम जिस प्लेट के ऊपर लगाते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट। तो माइक्रोटाइटर प्लेट किस चीज की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, आइदर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीस्टायरीन या फिर पॉलीकार्बोनेट्स। ये 3 मेन चीजें हैं जिनसे मार्केट के अंदर जो प्लेटें बनी होकर आती हैं। तो इन प्लेट का फंक्शन क्या है कि इन प्लेट ये क्या करती हैं, नॉन स्पेसिफिकली अगर आपके सीरम के अंदर एंटीजन है तो उनको अपने ऊपर चिपका लेगी, या फिर आप एंटीबॉडी ढूंढना चाह रहे हो तो एंटीबॉडीज को अपने ऊपर स्टिक कर लेगी। तो क्या है, ELISA के अंदर एक फंक्शन हमारा क्या है, इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन है, जो कि कौन प्ले कर रहा है, जो जिसको कौन फंक्शन कर रहा है, आपकी ELISA प्लेट फंक्शन कर रही है। दूसरा, इसके अंदर एक एंजाइम सिस्टम भी यूज कर रहे हैं हम। तो एंजाइम सिस्टम कैसे यूज कर रहे हैं, हमने क्या किया, इस एंजाइम को किसके ऊपर लगा दिया है, एक एंटीबॉडी ली उसके ऊपर इस एंजाइम को लगा दिया। तो जब भी एंटीबॉडी के ऊपर कोई एंजाइम जोड़ा गया तो हमने क्या किया, एंटीबॉडी के साथ मिलाया, किसी इस चीज को बोलते हैं कंजुगेशन। तो जब हम ELISA टेस्ट लगाएंगे तो इस स्टेप का नाम पड़ जाता है कॉन्जुगेट स्टेप। तो आपने क्या यूज किया, ये भी पिलर है कि ELISA के अंदर हमने पहले इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन किया, फिर हमने एंजाइम, एक एंजाइम की यूज की मदद ली, किसके ऊपर, उसे कंजुगेट बनाकर किसके ऊपर लगा के, एंटीबॉडी के ऊपर हमने उसको लगा दिया है। थर्ड आता है सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। अब होता क्या है, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इस तरीके से जुड़ा होता है। आप मानिए 2 टुकड़े आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, मैंने एक रेड वाले को सबस्ट्रेट बताया, और क्रोमोजन का मतलब है जो चीज कलर दे, जो सब्सटेंस कलर प्रोड्यूस करे उसको हम क्रोमोजन बोल देते हैं। तो ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, पर इसकी खासियत क्या है कि जब तक ये दोनों बाइंड है, सबस्ट्रेट और क्रोमोजन, तो कलर नहीं आएगा। तो कलर आने के लिए हमें इस क्रोमोजन को इससे अलग करना पड़ेगा, और इसको इससे अलग कौन करता है, ये एंजाइम। तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे काम करेगा और इस सबस्ट्रेट से किसको तोड़ देगा, क्रोमोजन को तोड़ देगा। और जैसे ही क्रोमोजन टूटेगा तो आपके क्या आएगा, सॉल्यूशन के अंदर, सीरम को मतलब सॉरी, उसके अंदर आपके टेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एक कलर आ जाएगा। इस कलर को आप किससे नाप लेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मेट्री के प्रिंसिपल पे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर आप ELISA रीडर बोल सकते हैं, उससे उस कलर को नाप लेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि उस सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी है। तो दोबारा से प्रिंसिपल को एक बार शॉर्ट में समझेंगे कि पहले क्या, 3 प्रिंसिपल के 3 बेसिस याद रखने। फर्स्ट इज इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन, सेकंड इज एंजाइम। तो इम्यूनोसॉर्बेंट में क्या हो रहा है, एंटीजन या एंटीबॉडी एब्जॉर्ब हो रही है आपके PVC पॉलीस्टायरीन मेथड के ऊपर, मटेरियल के ऊपर। सेकंड इज एंजाइम, यहाँ पर क्या है, किसी ना किसी एंटीबॉडी के ऊपर अपने एंजाइम को टैग किया। थर्ड सिस्टम क्या है, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम, कि ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से क्रोमोजन को अलग करेगा और आपके टेस्ट में कलर आएगा। अब आगे आने वाले जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों चीजों के ऊपर ही आधारित हम टेस्ट को करेंगे। ओके गाइस, तो नाउ अब हम ELISA के टाइप्स पढ़ेंगे। तो ELISA बेसिकली कितने मेजर 5 टाइप्स के अंदर होता है। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट ELISA, देन योर इनडायरेक्ट ELISA, थर्ड इज योर सैंडविच ELISA, फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव ELISA, एंड फिफ्थ वन इज एलिस्पॉट ELISA। इस स्लाइड के अंदर हम मेजर 2 जो यूज होते हैं उनको पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ELISA एंड इनडायरेक्ट ELISA। अब जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसके अंदर बेस ये मानकर याद रखना है कि हम सीरम के अंदर या तो हम एंटीजन ढूंढेंगे या एंटीबॉडी ढूंढेंगे। तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ELISA हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट के सीरम में या तो एंटीजन ढूंढेंगे या एंटीबॉडी ढूंढेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं डायरेक्ट ELISA। तो डायरेक्ट ELISA के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट ELISA किस लिए यूज होता है, फॉर मेनली मोस्ट कॉमनली फॉर
एंटीजन डिटेक्शन इन सीरम। तो मरीज के सीरम में, पेशेंट के सीरम के अंदर हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है, ये बेस मानकर रखना है डायरेक्ट ELISA के अंदर। तो डायरेक्ट ELISA स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेस क्या हो गया, आपको मरीज के सीरम के अंदर क्या ढूंढना है, एंटीजन ढूंढना है। अब मैंने डायग्राम बनाया है, तो दिस इज योर माइक्रोटाइटर वेल बनाया है, तो अब आपको ढूंढना है सीरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, पेशेंट का सीरम ELISA वेल के अंदर आपने डाला। तो याद रखना, जब हमने प्रिंसिपल पढ़े थे तो 3 प्रिंसिपल हम अभी भी यूज करेंगे। फर्स्ट इज योर इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन, सेकंड इज योर एंजाइम फंक्शन, एंड थर्ड इज योर सबस्ट्रेट क्रोमोजन फंक्शन। तो वो हम यहाँ तीनों लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे चीज चलती है। तो हमने कहा कि हमें पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीजन ढूंढना है। तो आपने जब ELISA के वेल के अंदर पेशेंट का सीरम डाला, तो पहला फंक्शन देखिए, तो होगा क्या, हमने कहा था ये प्लेट किसकी बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीस्टायरीन की, और इसके अंदर फंक्शन क्या होता है, इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन। तो जैसे ही आप पेशेंट का सीरम डालेंगे और जिसके अंदर आपको एंटीजन ढूंढना है, तो वो एंटीजन किससे जाके बाइंड हो जाएगा, आपकी ELISA की माइक्रोटाइटर वेल से जाके बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही वो बाइंड हो गया, अब आप क्या करेंगे, इस एंटीजन के स्पेसिफिक एक एंटीबॉडी डालेंगे, और उस एंटीबॉडी के ऊपर आपने क्या डाला है, जिसके ऊपर एंजाइम स्टक किया है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी किसी एंटीबॉडी के ऊपर आप एंजाइम डालेंगे, तो आपने इसका मतलब उनको जोड़ा है, तो ये आपका कंजुगेट स्टेप बन जाएगा। कोई भी एंटीबॉडी जो कि एंटीजन से पहली बार चिपकेगी, उस एंटीबॉडी का नाम हम क्या रखेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी। और जुड़ गया क्योंकि एंजाइम जोड़ा, तो इसका टोटल पूरा नाम क्या बन गया, प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमने सीरम के अंदर एंटीजन ढूंढना है, सीरम डाला तो एंटीजन इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन से किस पे चिपक गया, आपकी माइक्रोटाइटर वेल पे चिपक गया। फिर आपने जब एंटीबॉडी डाली, जो एंजाइम टैंक थी, उसका नाम हो गया प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। थर्ड स्टेप पर आप क्या डाल रहे हो, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डाल रहे हो। अब होगा क्या, जैसे ही आप सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डालोगे, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम को तोड़ेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, सबस्ट्रेट से क्रोमोजन अलग होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कलर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस कलर्ड रिएक्शन को हम किससे, ELISA रीडर से रीड कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ELISA अगर पूछा जाए कि किस तरीके का टेस्ट है, तो आपको बताना है सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होता है, तो कलर जितना ज़्यादा आएगा, इसका मतलब हमारे उस सीरम के अंदर उतना ही ज़्यादा एंटीजन प्रोड्यूस, मतलब एंटीजन है। तो बेसिकली डायरेक्टली, तो कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी अमाउंट। क्योंकि हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते, क्योंकि हम कलर के बेसिस पे वो बता रहे हैं, तो इसलिए ये सेमी क्वांटिटेटिव है। अगर हम एग्जैक्ट कॉपीज में बता दें कि भाई इतना पिकोग्राम है, ये सब चीज़ें, तब हम इसे पूरा क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो ELISA इज योर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो ये हम डायरेक्ट की बात कर चुके हैं, तो डायरेक्ट में एंटीजन ढूंढना है। अब इनडायरेक्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे हम डायरेक्ट किसके लिए यूज कर रहे थे, मोस्ट कॉमनली फॉर एंटीजन डिटेक्शन के लिए कर रहे थे, ऐसे ही इनडायरेक्ट ELISA हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, एंड कुछ जगहों पर हम यूज करते हैं एंटीजन डिटेक्शन के लिए। अब जैसे कि नाम से इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, अब इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमें जो चीज हमें ढूंढनी है वो ध्यान रखना, उससे हमें बेस बनेगा। कि हमने कहा कि इनडायरेक्टली मोस्ट कॉमनली एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए करनी है, तो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी ढूंढनी है। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, ऐसा ELISA वेल लेते हैं, माइक्रोटाइटर प्लेट का वेल ऐसा होता है जिसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, एंटीजन कोटेड होता है। ठीक है, तो हमने ऐसे माइक्रोटाइटर प्लेट ली जिसके अंदर एंटीजन ऑलरेडी चिपक कर आया है, कंपनी ने पहले चिपका के दिया है। और ये एंटीजन किसके लिए सिमिलर है, जो एंटीबॉडी आप सीरम में ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट अगर स्टेप बोले क्या होगा कि जी एंटीजन कोटेड वेल लिए, फिर आपने पेशेंट का सीरम डाला, पेशेंट के सीरम में क्या होगी, एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी इससे बाइंड करेगी एंटीजन से। हमने कहा था जो एंटीबॉडी सबसे पहले बाइंड करे उसका नाम हम क्या करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी। किस चीज की है, जो सीरम के अंदर प्रेजेंट है पेशेंट की, जो ढूंढनी है हमें। अब इससे कलर तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने कहा था ELISA के प्रिंसिपल के अंदर एक एंटीबॉडी चाहिए जिसके ऊपर एंजाइम टैग्ड होगा। तो अब हमने क्या करना है, ये एंटीबॉडी जो पेशेंट की सीरम में थी वो तो इस एंटीजन पे चिपक चुकी है। नाउ आप बाहर से एक एंटीबॉडी डालोगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी कंजुगेट, जो कि क्या है, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने एंजाइम टैग किया, फिर स्टेप सेम हो जाएंगे। फिर से आपने क्या डाला, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डाला। अब ये एंजाइम से तोड़ देगा और कलर रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है किसको मेजर करने का, एंटीबॉडी को मेजर करने का
पेशेंट के सीरम के अंदर। इसी चीज को अगर इनडायरेक्ट मेथड से एंटीजन मेजर करना हो पेशेंट के सीरम में, तो कैसे करेंगे? आपने पेशेंट का सीरम डाला तो क्या होगा? एंटीजन आपका इम्यूनोसॉर्बेंट फंक्शन से नीचे अटैच होगा। अब आपने क्या डाला? प्राइमरी एंटीबॉडी रिएजेंट। जब आप रिएजेंट डालोगे तो वो इससे बाइंड करेगा आपके एंटीजन से, बट फिर वही फंक्शन आ जाएगा कि आपको एक ऐसी एंटीबॉडी चाहिए जो कि एंजाइम टैग्ड हो, तो फिर से आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी कंजुगेट आएगी, वो डालेंगे और फिर सेम स्टेप सेम हो जाएगा कि सबस्ट्रेट क्रोमोजन कंसेप्ट में ये एंजाइम से तोड़ेगा एंड कलर्ड रिएक्शन आएगी। तो अगर कोई डिफरेंस पूछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट जो एलाइजा है वो मेनली किस चीज के लिए यूज हो रहा है? फॉर योर एंटीजन डिटेक्शन, एंड योर इनडायरेक्ट एलाइजा मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है फॉर योर एंटीबॉडी डिटेक्शन। ये डिफरेंस वन हो गया। दूसरा डिफरेंस, डायरेक्ट एलाइजा के अंदर आप देखोगे कि जो एंजाइम है वो कौन सी एंटीबॉडी के ऊपर टैग्ड है? वो टैग्ड है आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर। और जो इनडायरेक्ट एलाइजा है वहां पर एंजाइम किस एंटीबॉडी के ऊपर टैग्ड है? वो आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर टैग्ड है। तो ये दो मेन डिफरेंस है ध्यान रखने के लिए, डायरेक्ट एलाइजा एंड इनडायरेक्ट एलाइजा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे सैंडविच, कॉम्पिटिटिव ड्रग, एलिस्पॉट एलाइजा। अब देखते हैं एलाइजा के थर्ड एंड फोर्थ टाइप, दैट इज सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडविच एलाइजा पे आते हैं। तो जैसे कि नाम बोल रहा है सैंडविच, तो सैंडविच का मतलब फॉर एन एग्जांपल जैसे दो ब्रेड की लेयर के बीच में जब हम आलू की पिट्ठी फंसा देते हैं तो सैंडविच बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पर दो एंटीबॉडीज के बीच में एंटीजन को हम लेयर करते हैं, तो इस तरीके की फॉर्मेशन बोल देते हैं, तो उसी से नाम आ गया है सैंडविच एलाइजा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस जो बनाएंगे वो किस चीज से बनाएंगे कि आपको करना क्या है इस तरीके के एलाइजा में। सैंडविच एलाइजा यूज होता है एंटीजन डिटेक्शन के लिए। तो ये बेस है, तो मतलब पेशेंट के सीरम के अंदर हमें क्या ढूंढना है? एंटीजन को डिटेक्ट करना है। तो अब ये भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा, इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा। तो देखते हैं डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला कि हमें एंटीजन ढूंढना है, तो हमने माइक्रोटाइटर एलाइजा वेल के ऊपर हमने क्या चिपकाया? क्योंकि हमें एंटीजन ढूंढना है तो हमने सबसे नीचे क्या लगा दी? इस वेल के नीचे एंटीबॉडी लगाई जो कि पेशेंट के सीरम के अंदर जो एंटीजन है उसे पकड़ ले। अब क्योंकि ये एंटीबॉडी जो पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीजन होता है उसे पकड़ती है, तो जो सबसे नीचे वाली एंटीबॉडी इसका नाम क्या हो जाता है? कैप्चर एंटीबॉडी। तो होगा क्या कि जैसे कि ये वेल है, इस वेल में आप पेशेंट का सीरम डालोगे, क्योंकि इस वेल में पहले से ही क्या चिपकी थी? एंटीबॉडी। और जब आप पेशेंट का सीरम डालोगे जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, तो कैप्चर एंटीबॉडी क्या करेगी? उस सीरम एंटीजन को पकड़ के अपने पास रख लेगी। फिर आप क्या डालेंगे? क्योंकि डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में एंटीजन से सबसे पहले क्या होता है? क्या एंटीजन के ऊपर कौन बाइंड करेगी? प्राइमरी एंटीबॉडी, और जिसके ऊपर एंजाइम टैग्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। बाकी की रिएक्शन सिमिलर है। फिर आप सबस्ट्रेट क्रोमोजन कॉम्प्लेक्स डालोगे, सिमिलरली एंजाइम से तोड़ेगा एंड कलर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ इनडायरेक्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। इनडायरेक्ट के अंदर क्या है? पहला स्टेप सही नहीं है, एंटीबॉडी कोटेड वेल, फिर वो एंटीजन को कैप्चर करेगा। नाउ यहाँ पर क्योंकि जब भी हमने बात इनडायरेक्ट की करी है, तो इनडायरेक्ट एलाइजा के अंदर कभी भी प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर क्या टैग नहीं होगा? एंजाइम टैग नहीं होगा। तो वहां पर किसके ऊपर टैग होगा? सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर होगा। तो फर्स्ट प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, देन प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर सेकेंडरी कॉन्जुगेट एंटीबॉडी बाइंड करेगी, और फिर सिमिलर रिएक्शन ये सबस्ट्रेट क्रोमोजन कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगी और कलर रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में आपने इनडायरेक्ट क्यों यूज किया? तो इसी से डिटेक्शन हो जा रही थी एंटीजन की। तो आपने एक प्राइमरी एंटीबॉडी को बीच में क्यों एक्स्ट्रा डाल रहे हो? एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों डाल रहे हो? आप डायरेक्ट से क्यों नहीं कर ले? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा के अंदर अगर बात करेंगे, तो हमारा जो इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा है वो डायरेक्ट सैंडविच एलाइजा से मोर स्पेसिफिक है, ज्यादा अच्छा स्पेसिफिसिटी देता है। और वो स्पेसिफिसिटी किस कारण आती है? इस एक एक्स्ट्रा एडेड स्टेप के कारण आती है कि आप एंटीजन में पहले प्राइमरी एंटीबॉडी लगा रहे हैं और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है कंजुगेट का काम करेगी। तो अगर कोई बोले कि कैसे स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस सेकेंडरी कंजुगेट एंटीबॉडी वाले स्टेप की वजह से जो हो रहा है स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जा रही है। तो सैंडविच एलाइजा हो चुका है कि आपको एंटीजन ढूंढना। नाउ कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। ये किस लिए यूज हो रहा है? तो ये एंटीजन ढूंढने के लिए भी यूज हो सकता है और एंटीबॉडी ढूंढने के लिए भी यूज हो सकता है। जो मैंने अपने बोर्ड पे एग्जांपल बनाया ये एंटीजन डिटेक्शन के लिए, तो एक बार इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि नाम सारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कराया जाएगा
अगर आप एंटीजन ढूंढेंगे तो दो एंटीजन के बीच में, सिमिलर एंटीजन के बॉडी बीच में कंपटीशन, अगर एंटीबॉडी ढूंढेंगे तो दो सिमिलर एंटीबॉडीज के बीच में कंपटीशन कराया जाएगा। तो अब मैंने एग्जांपल के अंदर एंटीजन लिया है, तो देखते हैं कि दो एंटीजन के बीच में कैसे कंपटीशन कराया जा रहा है। अब क्योंकि मैं पेशेंट के सीरम में क्या ढूंढ रहा हूँ, एंटीजन ढूंढ रहा हूँ, तो वेल 1 का एग्जांपल देखेंगे। इस वेल 1 के अंदर मैंने क्या लिया है, पेशेंट के अंदर का सीरम जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, जो कि मुझे ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, वेल नंबर 1 के अंदर पेशेंट का सीरम लिया जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, और उसके अंदर मैंने क्या डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी डालकर रखती थोड़ी देर के लिए। तो होगा क्या कि प्राइमरी एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन से बाइंड कर जाएगी। तो मान के चलते हैं कि इसके अंदर एंटीजन 50 था, ठीक है, और एंटीबॉडी 52 अमाउंट में थी, ठीक है। तो होगा क्या, 50 एंटीजन से 52 है, तो इसका मतलब एंटीबॉडी जाता है, ठीक है। तो ये 50 एंटीजन से यहाँ बाइंड कर जाएगी, बट फिर भी 2 प्रेजेंट रह गई, ठीक है, तो 2 खाली रह गई। तो ये मेरी 2 खाली रह गई प्राइमरी एंटीबॉडी। अब आपने क्या करना है, इसी इंक्यूबेटेड सीरम को किसको डालना, वेल नंबर 2 के अंदर डालना है। तो वेल नंबर 2 में क्या कर रखा है, मैंने पेशेंट के मिलता जुलता एंटीजन एक और चिपका रखा है वहां पे। तो जो एंटीजन मैं पेशेंट के सीरम में ढूंढ रहा था, वैसा ही मिलता जुलता मैंने इसके अंदर भी डाल रखा है। अब होगा क्या कि जब मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी पहले डाली थी तो सारी एंटीजन से बाइंड कर चुकी है ऑलरेडी, 2 बच गई थी जो कि एक्स्ट्रा थी। तो जो एक्स्ट्रा बची हुई है वो इससे बाइंड कर जाएगी। फिर स्टेप सिमिलर होगा कि फिर आप सेकेंडरी डालोगे जिसके ऊपर एंजाइम एक्टिव होगा, और फिर सिमिलर स्टेप सबस्ट्रेट फॉर्मेशन को तोड़ देगा, कलर आ जाएगा। अब होगा क्या, इस एलाइजा के अंदर एक चीज उल्टी हो रही है, आप नोटिस करेंगे कि लास्ट में कहता है कलर आता है। तो यहाँ पर अब तक के जितने एलाइजा पढ़े थे पीछे आपने, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच एलाइजा, वहां पर कलर रिएक्शन के अंदर क्या होता था, दैट इज वो अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी कि जितना ज्यादा कलर आएगा इसका मतलब उतना ज्यादा एंटीजन या एंटीबॉडी होता था। यहाँ पर ये चीज उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर कलर आ जाने का मतलब है आपका एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब इसका मतलब होगा कि कलर फॉर्मेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट। तो अगर कलर आ जाता है तो इसका मतलब एंटीजन कम है, और कलर नहीं आता है तो इसका मतलब एंटीजन ज्यादा प्रेजेंट है। देखते हैं कैसे। अगर स्टार्टिंग के अंदर एंटीजन मेरा ज्यादा नहीं होता और कम होता, तो मैंने फॉर एग्जांपल माने थे यहाँ 52 और 50, तो अब मैं कह रहा हूँ एंटीजन मेरा कम है ब्लड के अंदर पेशेंट के सीरम में, तो मैं इसे कर देता हूँ 40। तो अब कितनी एंटीबॉडी खाली बचती है यहाँ पर बाइंड करने के लिए, प्राइमरी एंटीबॉडी 12। तो अब आगे जाके 12 बाइंड हो जाती सिमिलर एंटीजन से, तो कलर रिएक्शन प्रोड्यूस होती 12 के बराबर, तो कलर 12 के बराबर आता। बट अगर मैं इधर पर कर दूं एंटीजन 52, तो 52 ही एंटीजन हो जाता, 52 ही एंटीबॉडी हो जाती, तो आगे कोई बाइंड करने के लिए बचता और कलर ही नहीं आता। तो कलर ना आने का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे पास एंटीजन ज्यादा है, तो इसका मतलब पेशेंट के सीरम में एंटीजन ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर अमाउंट ऑफ कलर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है आपके एंटीजन एंटीबॉडी जो कि सीरम के अंदर प्रेजेंट है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कॉम्पिटिटिव एलाइजा कि कंपटीशन कराना है 2 सिमिलर एंटीजन के बीच में। तो 2 सिमिलर एंटीजन कहाँ से है, एक तो पेशेंट के सीरम में जो आप ढूंढ रहे हो एंटीजन, उसी से मिलता जुलता वेल 2 के अंदर है। प्राइमरी एंटीबॉडी को आप रिएक्ट कराओगे, अगर पेशेंट के अंदर अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी, और इस सिमिलर एंटीजन से बाइंड करने के लिए कम रहेगी, तो लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, कलर आपका कम आएगा। तो कलर कम आने का मतलब क्या है इनडायरेक्टली, कि स्टार्टिंग के अंदर एंटीजन ज्यादा प्रेजेंट था। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा कलर का इंपॉर्टेंस है और क्या डिफरेंस है। कमिंग टू द लास्ट टाइप हमारा जो रहता है दैट इज एलिस स्पॉट एलाइजा। तो एलिस स्पॉट एलाइजा क्या है, तो इसके अंदर जैसे आप नाम सुने एलाइजा जिसके अंदर स्पॉट्स बने, तो ये किस लिए यूज होता है, क्वांटिटेटिव, मेनली 2 चीजों में यूज हो रहा है। क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ कैसे, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स एंड साइटोकाइन सिक्रीटिंग सेल्स। अगर आपको ये 2 चीजें करनी है तो आप किस तरीके का एलाइजा लगाते हैं, एलिस स्पॉट एलाइजा लगाते हैं। अब जो मैंने ये बोर्ड पे एग्जांपल दिया है, ये मैंने सेकंड टाइप साइटोकाइन सिक्रीटिंग सेल को फाइंड करने, क्वांटिटेटिवली फाइंड करने के लिए एग्जांपल बनाया है। तो अब बेस क्या होगा कि हमें ऐसे सेल ढूंढने हैं जो कि साइटोकाइन सिक्रीट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एलाइजा के वेल पर हमने कैसी एंटीबॉडी लगाई जो कि साइटोकाइन के अगेंस्ट हो। तो इन एंटीबॉडी का नाम हो गया
वेल्स कोटेड विद एंटी साइटोकाइन एंटीबॉडी, इनका नाम हो गया और हमने इनको वेल्स के ऊपर चिपका दिया। अब हमने इसके अंदर उन सेल्स को डाला जिनको हम ये जानना चाहते हैं कि साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं या नहीं है। तो दो तरीके के सेल बनेंगे, एक सिक्रीटरी सेल्स एंड नॉन सिक्रीटरी सेल्स। सिक्रीटरी सेल्स वो होंगे जो साइटोकाइन रिलीज करते हैं एंड नॉन सिक्रीटरी सेल्स वो होंगे जो साइटोकाइन रिलीज नहीं करते। तो सिक्रीटरी सेल्स की आउटर सरफेस पे क्या होगा, साइटोकाइन रिलीज करेंगे तो वो सरफेस पे आएगा, तो वो अब क्योंकि नीचे एंटोसाइटिकाइन एंटीबॉडी लगी है तो सिक्रीटरी सेल इससे बाइंड कर जाएंगे। एंड नॉन सिक्रीटरी सेल क्योंकि ये साइटोकाइन रिलीज नहीं कर रहे हैं तो इनकी सरफेस पे भी कुछ नहीं आएगा, तो ये बाइंड नहीं करेंगे और जब वॉशिंग करेंगे तो ये सेल धुल जाएंगे। अब होगा क्या कि जो साइटोकाइन सिक्रीट किया था वो इस एंटीबॉडी से बाइंड हो चुका है। तो आप जब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो इसमें होगा क्या कि जो एंटी साइटोकाइन एंटीबॉडी के साथ साइटोकाइन का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर वही हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे जिसके ऊपर एंजाइम होगा, तो प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। और यही प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट क्या करेगा, जब हम आपका सबस्ट्रेट क्रोमोजन सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये एंजाइम इसको तोड़ देगा और कलर रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। बट ये कलर कहाँ पर बनेगा, जहां जहां पर भी सिक्रीटरी सेल बाइंड हुए थे वहां पर क्या होगा, एक स्पॉट बन जाएगा। तो हम क्वांटिटेटिव क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब जितने स्पॉट्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ हमारे सिक्रीटरी सेल्स होंगे और इन स्पॉट्स को हम अपने जो काउंट कर क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स थे। तो इस तरीके से एल स्पॉट एलाइजा, ये हमारा लास्ट टाइप था। नाउ कमिंग टू एलाइजा के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और ये कहाँ कहाँ कॉमनली यूज होता है। तो एडवांटेजेस के अंदर आएगा, फर्स्ट एडवांटेज आप पुट कर सकते हैं कि इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे, हमने बताया था एक माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर 96 वेल्स होते हैं, तो आप एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल्स लगा सकते हैं। तो अब जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल लगाते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, तो एक सैंपल की कॉस्ट कम निकल के हो जाती है, तो ये इकोनॉमिकल पड़ता है। दूसरा 2 से 3 घंटों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो एक तरीके से फिर भी आपको रिजल्ट थोड़े जल्दी मिल जा रहे हैं और आप ताकि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट हो सके। देन देयर इट इज, ये सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक दोनों है, तो ये एक अच्छा टेस्ट एलाइजा जो है साबित हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट जो होते हैं बहुत 99 या 99.9% आपके सेंसिटिव या स्पेसिफिक होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि लार्ज लोड्स लगाने के लिए तो एलाइजा अच्छा है, बट ऐसी लैब्स जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ के अंदर काम कर रही हैं जहाँ पर पेशेंट लोड्स इतना है, सैंपल लोड्स इतने नहीं है, तो वहाँ पर ये उन लैब्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एलाइजा प्लेट जब एक बार खुलेगी तो 96 आपको सैंपल लगाने ही पड़ेंगे उसके अंदर। बट अगर ऐसी से लैब है जहाँ पर इतना लोड ही नहीं है तो वहाँ पर ये एलाइजा टेस्ट ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। दूसरा, एलाइजा की जगह ही रैपिड टेस्ट भी आते हैं जो कार्ड टेस्ट होते हैं, वो अपना रिजल्ट 20 मिनट्स में दे देते हैं, जबकि एलाइजा अपना जो रिजल्ट है 2 से 3 घंटों के अंदर दे रहा है। तो ये भी एक इसकी खामी हो जाती है कि बाकी टेस्ट जो है रैपिड टेस्ट में 20 मिनट में दे रहे हैं, बट यहाँ आपको जो रिजल्ट है 2 से 3 घंटे के अंदर मिलेगा। थर्ड, आपको एलाइजा लगाने के लिए क्या चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, एक आदमी ऐसा चाहिए जिसने मॉलिक्यूलर उसमें काम किया हो, उसको एलाइजा लगाने आते हो, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव ये वो है, अगर एक भी रिएजेंट गलत गिर गया तो रिजल्ट गलत आ सकते हैं। तो आपको ऐसे बंदे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे जिनको टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, क्योंकि रैपिड के अंदर तो आपको रैपिड वाले जो टेस्ट लगाने होते हैं वहाँ पर आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती है। लास्ट इज कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट। जब आप एलाइजा लगाएंगे तो उसके साथ आपको एक एलाइजा रीडर लेना पड़ेगा, एक एलाइजा वॉशर लेना पड़ेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं इनकी कॉस्ट मतलब ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो एलाइजा का एक सेटअप लगाना आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा। वहीं अगर आप रैपिड लाएंगे तो वो बेंच टॉप टेस्ट होते हैं, आप लाकर सीधे भी लगा सकते हैं। तो ये एलाइजा की खामियां हो सकती है कि इन कारण से हम एलाइजा नहीं लगा पा रहे हैं। लास्ट इज एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ मोस्ट कॉमनली माइक्रोबायोलॉजी में यूज हो रहा है। तो हमने कहा था एलाइजा 2 ही चीज़ें करता है, तो एंटीजन डिटेक्ट कर रहा है या एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहा है। तो एंटीजन डिटेक्शन में कहाँ हम एलाइजा यूज़ कर रहे हैं, हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को ढूंढने में, हेपेटाइटिस बी का प्री कोर एंटीजन ढूंढने में, एग्जाम्पल डेंगू के टाइम पर NS1 एंटीजन ढूंढने के अंदर हम एलाइजा यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली एंटीबॉडी डिटेक्ट करने में पेशेंट के सीरम में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, एंटीबॉडीज हेपेटाइटिस बी के लिए, सी के लिए, HIV के लिए, डेंगू के लिए, एप्स्टीन बायर वायरस के लिए, टॉक्सोप्लाज्मा के लिए, इन जगहों पर हम एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए एलाइजा यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन पार्ट में आता है। तो आज का एक टॉपिक मैंने वो होल पूरा एलाइजा के आपको डेफिनेशन, प्रिंसिपल, टाइप्स और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पर पूरा ख़त्म करने की हो गया।
थैंक यू।